इससे अगला जो कंसंट्रेशन का यूनिट है वो हम पढ़ लेते हैं पार्ट्स पर मिलियन। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। यानी अगर हम सोल्यूशन के मिलियन पार्ट्स कर दें तो उनमें से सोल्यूट के कितने पार्ट्स होंगे। तो ppm से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बराबर हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय, अब चूँकि पार्ट पर मिलियन है तो 10⁻⁶ आएगा, क्योंकि मिलियन में 10⁻⁶ होता है, 1 के साथ 6 जीरोज़ होते हैं। अब इससे पहले हम परसेंटेज वाले यूनिट्स पढ़ चुके हैं, तो उनमें हम सॉल्यूशन का टोटल 100 पार्ट्स करते थे और उनमें से हम देखते थे कि सोल्यूट के कितने पार्ट्स हैं। अब इस केस में हमने सॉल्यूशन के मिलियन पार्ट्स किए हैं और उनमें से देखा है कि सोल्यूट के कितने पार्ट हैं। अब ये वाला यूनिट बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पर सोल्यूट बहुत कम मिकदार में होता है। और दूसरी बात है कि ये उस सॉल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पर कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो। पहली बात, दिस यूनिट इज़ यूज्ड फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। और इस यूनिट को हम मोस्टली तब यूज़ करते हैं जब जो कंपोजिशन है सॉल्यूशन की वो यूनिफॉर्म ना हो। इट इज़ यूज्ड व्हेन सोल्यूट इज़ नॉट प्रेजेंट यूनिफॉर्मली। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर की सबसे पहली लेयर है, तो इसमें ओजोन बहुत कम मिकदार में प्रेजेंट है, तो इसको हम पार्ट्स पर मिलियन में ही मेजर करते हैं। पार्ट्स परसेंटेज इसकी मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पर अगर 100 मॉलिक्यूल्स हों एयर के और फिर यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल्स एयर के, फिर इसी तरह ये एक एक जो स्केयर है ये 100 मॉलिक्यूल्स अगर हम लेते जाएं तो इनमें किसी एक 100 का जो स्क्वायर है इसमें कहीं पर ओजोन होगा तो किसी एक में नहीं होगा, फिर कहीं पर थोड़ा ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट होगा, फिर यहाँ पर नहीं होगा। तो इस केस में हम परसेंटेज वाला यूनिट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर तो देखो 100 में है 1, यहाँ पर कोई नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन यूज़ करते हैं। उसमें हम मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन ले लेते हैं और उसमें देखते हैं कि कितने पार्ट्स सोल्यूट कंप्राइज करता है। नेक्स्ट यूनिट हम देख लेते हैं जो है पार्ट्स पर बिलियन। इट इज़ नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट पर बिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। यानी यहाँ पर हमने सोल्यूशन के बिलियन पार्ट्स करने हैं और उनमें से देखना है कि सोल्यूट के कितने पार्ट्स हैं। तो इसका फार्मूला होगा पीपीबी बराबर है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। चूँकि बिलियन में 1 के साथ 12 जीरोज़ होते हैं। अब अगर पार्ट पर बिलियन आपने वॉल्यूम के हिसाब से देखना है तो यहाँ पर आपने लिखना होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह पार्ट पर मिलियन भी वॉल्यूम के हिसाब से हो सकता है, उसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये पार्ट पर बिलियन वाला यूनिट तब यूज़ किया जाता है जब सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो, इतना डाइल्यूट के वो वहाँ पर मतलब उस केस में पार्ट पर मिलियन वाला यूनिट यूज़ ना किया जा सके। और सेम उसी तरह अगर सॉल्यूट की कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगी तो उस केस में हम पार्ट पर बिलियन यूज़ करते हैं। अब इसको हम तब यूज़ करते हैं जब सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता है और सॉल्यूट की कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती, मिलियन के हिसाब से यूनिफॉर्म नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये है हमारे पास इस बॉक्स के अंदर मैंने लिए हुए हैं मिलियन मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं। अब उनमें सोल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी। फॉर एग्जांपल 1 मिलियन में 1 मॉलिक्यूल जो है वो सोल्यूट का है। इसी तरह यहाँ पर मैंने दूसरा मिलियन लिया है इस क्यूब में, इसमें कोई सोल्यूट का मॉलिक्यूल नहीं है। फिर यहाँ पर तीसरा मिलियन लिया है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 सोल्यूट के मॉलिक्यूल हैं। फिर चौथा मिलियन लिया है, चौथा मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसमें एक ही सोल्यूट का मॉलिक्यूल है। तो इस केस में हम पार्ट पर मिलियन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि देखें इस मिलियन में तो सोल्यूट का जस्ट 1 मॉलिक्यूल है, जबकि इस मिलियन में सोल्यूट का कोई मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है, जबकि इस मिलियन में 2 मॉलिक्यूल हैं। तो इस केस में आपने क्या करना है कि टोटल जो सॉल्यूशन है उसके 1 बिलियन पार्ट्स कर लेने हैं और उनमें फिर आपने देखना है कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है। तो इसके भी सेम सिग्निफिकेंस है, इस यूनिट का भी सेम पार्ट पर बिलियन वाले यूनिट का जो सिग्निफिकेंस है सेम इसमें भी वही होगा। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन का यूनिट है वो है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब तो आपको पता ही है, जो चीज़ मैथमेटिक्स में डिवाइड की फॉर्म में लिखी जाती है तो उसको फ्रैक्शन कहते हैं। तो हम समझते हैं कि ये कैसे फ्रैक्शन है, मोल का कैसे फ्रैक्शन है। Mole fraction of any component in the solution is the ratio of number of moles of that component to total number of moles of all component.
अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ये कंटेनर है, इसके अंदर एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर ए के मॉलिक्यूल्स भी हैं, बी के भी मॉलिक्यूल्स हैं और सी के भी हैं। लेट्स सपोज ए के 2 मोल्स प्रेजेंट हैं, बी के 3 मोल्स प्रेजेंट हैं और सी के 4 मोल्स प्रेजेंट हैं। तो हम जो है देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट। चूँकि हम ए का मोल फ्रैक्शन मालूम करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। इसी तरह अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट मालूम करेंगे तो ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ सी में हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी लिखेंगे पहले, फिर इसका रेशो लेंगे किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट के साथ, जैसे डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, तो फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा। अब मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड की फॉर्म में लिखा जाता है। अब जैसे देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक बिस्किट है, तो इसके मैंने डिफरेंट फ्रैक्शंस करने। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसके मैंने 3 हिस्से कर दिए, ये ए का हिस्सा कर दिया है, ये बी का और ये सी का। तो देखो हमने क्या करना है कि ए का लेना है नंबर ऑफ मोल्स, फिर उसको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो सारे कंपोनेंट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं। फिर इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, यानी बी के कितने मोल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल कितने मोल्स हैं। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, यहाँ पर एक नोट है, एक अहम बात आपने नोट करनी है कि मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी, यानी मोल फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी, यानी मोल फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। अब देखो या 1 से कम क्यों होता है, उसका रीज़न उसका ये है कि यहाँ पर हमने होल को जस्ट 1 माना है। जैसे हम ये पूरा बिस्किट है, इस होल को मैंने 1 मान लिया है, तो इसके अगर 1 के पार्ट्स करेंगे, 1 को और छोटा करेंगे, तो वो जो नंबर है वो 1 से तो कम ही आएगा ना। तो इसलिए देखो ऊपर हमने छोटी वैल्यू रखी है और नीचे हमने बड़ी वाली वैल्यू रखी है, यानी नीचे 1 रखा है और ऊपर 1 से कम नंबर रखा है, तो आंसर तो हमेशा 1 से कम ही आएगा। तो ये रीज़न है कि वाई मोल फ्रैक्शन इज़ ऑलवेज लेस देन यूनिटी। ये पेपर में भी सवाल आ सकते हैं, तो इसके जवाब में आपने लिखना है कि मोल फ्रैक्शन में हम जो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं या टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको हम यूनिटी मानते हैं। तो किसी एक कंपोनेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो हमेशा यूनिटी से कम ही होंगे, तो इस वजह से मोल फ्रैक्शन हमेशा लेस देन यूनिटी होता है। मैंने यहाँ तक कंसंट्रेशन के डिफरेंट जो यूनिट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आए होंगे और ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।